हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे, सेकंड लेक्चर है ये, वही इवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, उसी का आगे का पोर्शन अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि इवोल्यूशन का एक ही लेक्चर हुआ, आपने टेस्ट में दे दिया तो जितना हो जाएगा उतना टेस्ट में बिल्कुल आएगा, करवा ही देंगे संडे से पहले। संडे से पहले पूरा नहीं हुआ तो जितना हो जाएगा उतना आएगा। ऐसे एस ब्लॉक की बात है, जितना एस ब्लॉक हो जाएगा उतना संडे के टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, चलो तो सैटरडे तक क्लासेस रहेंगी, मन हुआ तो संडे को भी ले लेंगे, लेकिन सैटरडे के तक तो रहेंगी, है ना। सैटरडे तक क्लास रहेंगी तो फिर उसके हिसाब से बता देंगे। ठीक है, चलो जितना पढ़ाया जाएगा उतना आएगा। अपन ने याद कर लिया था ओरिजिन ऑफ यूकारियोट्स। यूकारियोट्स का जो ओरिजिन है, उनका जो अस्तित्व है वो कब हुआ? ठीक है, वो अस्तित्व में कब आए? वो आए 1.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, लाइट कभी भी जा सकती है क्योंकि मौसम बाहर बहुत खराब है। चलो जितना होगा लेक्चर रिकॉर्ड उतना आपको दे दिया जाएगा। बीच में कहीं से लाइट चली गई तो वहां तक आपको दे देगा, 10 मिनट का तो 10 मिनट का। चलो विकास के साक्ष्य की बात करेंगे। अब साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है, आप जो बातें बोल रहे हो वो मान लिया आपकी, लेकिन क्या एविडेंस आपके पास है? सबूत क्या है? प्रूफ क्या है कि इवोल्यूशन हुआ है? ये लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने साइंटिस्ट से पूछा कि आप बातें बोल रहे हो कि भैया हाँ ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे विकास हुआ है, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो? हम कैसे मान लें ये बात? तो आपके पास में क्या प्रूफ है यार कि जो विकास है वो हुआ है? जो आप बोल रहे हो वो चीजें हुई हैं, ऐसी ऐसी चीजें पहले थी कि भाई डायनासोर पहले थे, हम कैसे मान लें? आप तो ऐसे ही कोई फोटो बना दोगे, हम कैसे मान लें कि ऐसी ऐसी कोई चीज पहले भी अस्तित्व में थी? हमें तो प्रूफ दो। ठीक है, तो क्या क्या प्रूफ है कि भाई विकास हुआ है, सही में इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, उसके क्या क्या प्रूफ है, उनकी एक एक की बात करेंगे। ठीक है, तो विकास के साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब क्या होता है? वही प्रूफ, सबूत। ठीक है, एविडेंस। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, हिंदी में विकास के साक्ष्य क्या क्या है उनकी बात करेंगे। तो पहला क्या है? जीवाश्मिकीय साक्ष्य। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। इसके अंदर क्या है? देखो सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, अपन को अलग अलग जानवरों के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं अपने को, मतलब साइंटिस्ट जो लोग हैं उनको क्या मिले हैं? अलग अलग जीवों के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं, जो पहले एग्जिस्ट करते थे, पहले वो अस्तित्व में थे लेकिन आज वो विलुप्त हो चुके हैं, उनके जीवाश्म उनको मिले हैं। ठीक है, जीवाश्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, तो पहले तो समझो पैलियोंटोलॉजिकल होता क्या है। तो पैलियोंटोलॉजी किसको बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो जीवाश्म है, जो फॉसिल्स हैं, उनकी स्टडी को, उनकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये जीवाश्म होता क्या है, ये जीवाश्म क्या होता है। तो देखो, प्राणियों के अविघटित भागों के अवशेष। कोई प्राणी है वो मर गया, ठीक है, विलुप्त हो गया और मिट्टी के अंदर दब गया, उसके ऊपर पहाड़ भी आ गए, चट्टानें बन गई, लेकिन जब अपन खुदाई करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ खुदाई चल रही है, वहां खुदाई चल रही है, जब वो खुदाई करी गई तो उसके अंदर उनके अवशेष मिले गए। ठीक है, उनके अवशेष पाए गए, जो जानवर पहले एग्जिस्ट करते थे, अस्तित्व में थे, उनके अपन को क्या मिले? उनके क्या मिले? अपन को अवशेष मिले। तो उन अवशेषों से अपन क्या पता लगाया कि भैया ऐसा कोई जानवर पहले भी था। ठीक है, तो डायनासोर के अवशेष मिले। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजों के अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों के हिसाब से अपन बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें पहले भी एग्जिस्ट हुई थी। समझ में आ गई बात? ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं उनके भी अवशेष मिले, तो उसके हिसाब से जो लोग हैं जो वो बताते हैं कि हाँ ये पहले ऐसी सभ्यताएं भी थी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो हिस्ट्री का पार्ट है। अपनी यहाँ साइंस का पार्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? अलग अलग जो जीवाश्म हैं, जो फॉसिल्स हैं, उनके अपन को क्या मिले? अवशेष मिले, उसके हिसाब से अपन बताया कि हाँ ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो जीवाश्म है ये कहाँ मिलते हैं? जीवाश्म जो है वो कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो वो अलग अलग जगह पर मिलते हैं, लेकिन इसकी जो बेस्ट जगह है, देखो ये एक परत है। ठीक है, ये एक परत है, उस टाइम पर इस पर रहते थे वो, आपका हमारा डायनासोर इस पर था, इस पर था, डायनासोर था इस पर, सर वो खड़ा था। अब मान लो कोई प्रलय आई, ठीक है, और ये डायनासोर यहीं मर गया। ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद में क्या होगा? इस पर, इसी जगह पर इसके ऊपर एक और परत बन गई, उसके ऊपर एक और परत बन जाएगी। ठीक है, लेकिन डायनासोर के जो अवशेष हैं वो तो इस परत के अंदर रह गए, नीचे वाली परत के अंदर रह गए। तो ये चट्टानें हो सकती हैं, जो परत बता रहा हूं ये क्या हो सकती है? चट्टानें हो सकती हैं। नीचे चट्टान है, उसके ऊपर और चट्टानें आ गई, उसके ऊपर और चट्टानें, उसके ऊपर और चट्टानें आते रहते हैं टाइम के साथ में। ठीक है, जब अपन ने खुदाई करी तो अपन को क्या दिखता है कि ये जो नीचे वाली चट्टान है इसके अंदर क्या है? डायनासोर के अवशेष हैं।
अपन एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर डायनासोर के अवशेष हैं। मतलब कि जो डायनासोर अपन इमेजिन कर रहे थे वैसा सा कभी ना कभी तो रहा होगा। ठीक है, तो ये अवशेष ऐसे मिलता है। ये क्या है? जीवाश्म है। इसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म। ठीक है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स है ना, जो अवसादी जो चट्टाने हैं, ठीक है। अब आपको बोलोगे भैया ये जो जीवाश्म है, कौन सी चट्टानों के अंदर सबसे बेस्ट मिलते हैं? कौन सी चट्टानों के अंदर सबसे बेस्ट मिलते हैं? तो मैंने कहा अगर आपको स्टडी करना है किसी भी जीवाश्म को, आपको स्टडी करना, किसी भी फॉसिल्स को अगर आपको स्टडी करना है तो आप कौन सी चट्टाने चेक करो। ये जो अवसादी चट्टाने होती है ना, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, चट्टाने अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनमें से एक होती है अवसादी चट्टाने। ठीक है, आप उनके अंदर जो अवसादी चट्टानों के अंदर जो फॉसिल्स मिलेंगे, जो जीवाश्म मिलेंगे, वो वाले सबसे बेस्ट होते हैं पढ़ाई के लिए, स्टडी करने के लिए। ठीक है, समझ गए? ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहला अपने जो साक्ष्य है, विकास का साक्ष्य क्या है? पहला तो यही है, जीवाश्म की साक्ष्य। ठीक है, ये अपन को भैया अलग अलग चीजों के जीवाश्म मिल रहे हैं, फॉसिल्स अपन को मिल रहे हैं, अलग कहीं रेगिस्तान में मिल गया, कहीं पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर अपन को मिल रहे हैं, जीवाश्म मिल रहे हैं। तो उन जीवाश्मों के आधार पर अपन बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें पहले हुई होंगी। ठीक है, तो उसी से क्या है? विकास होता गया और जो आज आपको मॉडर्न चीजें दिख रही हैं वो बनी है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगता है कि हाँ यार ये जो जीवाश्म है ये इतनी साल पुराना? आपने सुना होगा कि भाई 500-600 साल पुराना है, 5000 साल पुरानी चीज है ये कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है? इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग, अलग अलग टाइप की डेटिंग करी जाती है। अपन को उसको ज्यादा नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएंगे, इसलिए अपन को नहीं पढ़नी है। तो अलग अलग टाइप की वो डेटिंग करी जाती है, उनसे पता लगता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा तो क्या ही मतलब निकल जाएगा, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, है ना। तो वो डेटिंग होती है ना, समझो, डेटिंग होती है। डेटिंग ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, कार्बन डेटिंग। ठीक है, ऐसे डेटिंग होती है अलग अलग प्रकार की, उनसे पता लगाया जाता है कि कितने साल पुराना ये है। ठीक है, ये पता लग जाता है। चलो, फिर दूसरा जो साक्ष्य है वो क्या भाई? विकास का शारीरिक साक्ष्य। विकास का शारीरिक साक्ष्य। देखो अपने पहला पता लगा कि भाई कोई अपन को एविडेंस मिल गया, कोई फॉसिल मिल गया, अपन को कोई जीवाश्म मिल गया, तो उससे अपन को एक प्रूफ मिल जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें पहले रही होंगी। दूसरा जो प्रूफ है वो क्या है कि भाई विकास हुआ है, इस चीज का प्रूफ देख रहे हैं अपन, लोगों को प्रूफ दे रहे हैं कि भाई ऐसा विकास हुआ था, इसका प्रूफ दे रहे हैं अपन। ठीक है, तो दूसरा जो साक्ष्य हो क्या है? शारीरिक रूप से अपन देखेंगे, एनाटॉमिकल अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखो कुछ जीव जो है ना, अपन आदमी इंसान है, ठीक है, अब इंसान की कुछ जो भाग हैं वो किससे सिमिलर हो सकते हैं, किसी दूसरे जानवर से क्या हो सकते हैं? मैच खा सकते हैं, उसके समान दिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर उसके समान है, मान लो मेरे जो कुछ अंग हैं किसी दूसरे जानवर की अगर समान है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा उस जानवर से रिलेशन रहा होगा यार, है ना। कहीं ना कहीं मेरा जो रिलेशन है उस जानवर से रहा होगा। मतलब या तो मैं उस जानवर से क्या होके आया हूं? विकास, मतलब इवोल्यूशन के थ्रू आया हूं। ठीक है, पहले मेरे जो पूर्वज है वो वैसे उस जानवर की तरह रहे होंगे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो मेरे जैसे इंसान बने होंगे। मान सकते हैं अपन, ये बात मान सकते हैं ना कि अगर मेरे जैसे गुण, मेरे जैसी संरचनाएं किसी और जानवर के अंदर दिख रही हैं, मतलब हमारा कुछ ना कुछ तो रिश्ता रहा होगा। ठीक है, हमारे पूर्वज जो कहीं ना कहीं वैसे दिखते होंगे। बात ठीक है, अब वही देखेंगे अपन। तो एक होते हैं इसके अंदर समजात अंग और एक होते हैं अनुरूपता या फिर समरूप अंग। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये शारीरिक साक्ष्य है, ध्यान से देखना। अभी प्रूफ ये है कि इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, इसका ये प्रूफ है। ठीक है, एक तो समजात अंग होते हैं, एक होते हैं समरूप अंग। समजात अंग और समरूप अंग, ध्यान से देखना ये चीजें, है ना। समजात अंग कौन से होते हैं? वो अंग जो समान शारीरिक संरचना, उनकी शारीरिक संरचना है ना वो तो समान है भाई। ठीक है, शारीरिक संरचना जो है वो तो समान है। मान लो मेरे हाथ और किसी और जानवर के हाथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अंदर से जो हमारी हड्डियां है ना, अंदर से जो मेरे हाथ की हड्डियां हैं वही हड्डियां आपको दूसरे जानवर के अंदर मिल रही हैं, लेकिन मैं इस हाथ को किस काम में ले रहा हूं? पकड़ने में। ठीक है, पेन चलाने के काम में ले रहा हूं, और वो उस हाथ को किस काम में ले रहा है? चलने में काम में ले रहा है, कुछ और काम में ले रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी हड्डियां सेम है, हमारी हड्डियां सेम अंदर से। ठीक है, तो यही बात ये कि समान शारीरिक संरचना, हमारे हाथ की जो शारीरिक संरचना है वो तो समान है, मेरे और उस जानवर की जो शारीरिक संरचना है हाथों की वो तो समान है, लेकिन हमारा जो कार्य है ना, लेकिन भिन्न कार्य है। मेरा कार्य क्या है? मैं हाथ से क्या काम कर रहा हूं? पेन चला रहा हूं, और वो जो है वो कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, संरचना सब सेम है, समझ गए?
ठीक है। तो ये होता समजात अंग। समजात अंग का सीधा सा मतलब ये है कि शारीरिक संरचना जो है वो तो समान होती है, एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है यार, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है ना, जो उनका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। समझा तो दिया मैंने, बाकी अब एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। ये क्या, इसे क्या पता लगता है, कॉमन एंसेस्ट्री एंड डेवलपमेंट। इसे कॉमन एंसेस्ट्री पता लगती है, मतलब कि मेरी हाथ की संरचना उस जानवर की हाथ की संरचना सेम है। मतलब ये हुआ, देखो कार्य अपन अलग अलग कर रहे हैं, मेरा हाथ का काम अलग कर रहा है, मैं पेन चलाने काम में ले रहा हूं या फिर कुछ चीज को पकड़ने के काम में ले रहा हूं, वो उस चीज को अलग काम में ले रहा है, लेकिन इससे पता ये लगता है कि हाथों की संरचना सेम है। मतलब ये पता लग रहा है कि उसके पूर्वज और मेरे पूर्वज कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे, कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे, तभी हाथों की संरचना जो है वो सेम आई है, तभी हाथों की संरचना क्या आई है, सेम आई है। तो इससे पता लगता है कि इवोल्यूशन कहीं ना कहीं हुआ है, उसके पूर्वज और मेरे पूर्वज सेम है, मेरा क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, विकास हो गया, मैं इंसान बन गया और वो जानवर का जानवर रह गया। समझे बात, पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही थे, इससे पता लगता है। तो प्रूफ मिल रहा है ना, ठीक है। ये क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना यार, इसको ध्यान से समझना। यहां समझाता हूं मैं आपको कि भैया ये एक था, ये कोई एक ए जीव था, मतलब एक पूर्वज है, ठीक है। अब उसकी एक जो है ना, इस पूर्वज से एक क्या इंसान बन गया, एक तो बन गया आदमी, मैन बन गया, मानव, ठीक है, या फिर इसको मानव ही लिख देता हूं मैं ना। इस पूर्वज से एक तो क्या बन गया, मानव बन गया, ठीक है। एक क्या बन गया, इससे कोई जानवर बन गया, कोई भी जानवर मान लेते, ठीक है। अब देखो इस मानव का एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इस मानव का, ठीक है, और इस जानवर का, ठीक है। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस, सेम कोई सिमिलरिटी आपको दिख रही है। देखो ये तो भाई आदमी इंसान है और ये तो जानवर है, ठीक है। अपन वैसे देखेंगे तो भाई ये तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनकी अगर अपन संरचनाएं देखेंगे, हाथों की, पैरों की, कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी यार, है ना, कि इनकी हड्डियां सेम है, हड्डियों की संरचना है वो सेम है, कहीं ना कहीं अपन को समानता दिखेगी। मतलब क्या है, इन दोनों के पूर्वज तो एक ही है, इन दोनों का पूर्वज, मानव का और जानवर का पूर्वज क्या है, एक ही है। तो यहां पर क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है यार, डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट कहां से होते, एक ही जगह से स्टार्ट हुए थे, लेकिन अलग अलग चीजें बन गई, तो क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसी पूर्वज से एक चीज अलग बन गई, इसी से एक अलग बन गई, ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। चलो अब ये अपन क्या पढ़ रहे थे, समजात अंगी पढ़ रहे थे अपन, समजात अंगी पढ़ रहे थे। अभी समजात अंग का मैंने आपको बता दिया कि शारीरिक संरचना तो समान है, लेकिन कार्य जो है ना वो उनके अलग अलग है, उस संरचना के जो कार्य है वो अलग अलग है। मान लो मेरा हाथ और उस जानवर का हाथ की जो संरचना, अंदर से जो हड्डियां है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका हाथ वो अलग काम में लेता है, उस, ठीक है, उस हाथ को अलग काम में लेता है, और मैं अलग काम में लेता हूं, तो कार्य अलग अलग हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो वेल है, चीता है, चमगादड़ है, और मानव की अग्रपाद अस्थियां जो है वो समान होती हैं, ठीक है। किस किस की, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए हैं यार, बहुत बार पूछे गए, तो ध्यान से सुनना। वेल मछली सब जानते हो, चीता सब जानते हो ना, चमगादड़ को जानते हो, मानव इंसान में आप, ठीक है। अपनी जो हाथ की जो हड्डियां है ना वो इनसे, चीता से, चमगादड़ से, वेल से, इनकी हड्डियों से बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। हाथों की हड्डियां, अग्रपाद मतलब ये जो हाथ हैं अपने, है ना, इनके अपने अग्रपाद मतलब अपनी हाथों की हड्डियां, और इनके फोर लिम्स, इनकी हड्डियां बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन कार्य तो अलग अलग है ना। ये चीता जो वो भागने में काम में लेता है, चमगादड़ अलग ही काम में ले रहा है, ठीक है, और मानव जो है वो, मैं पेन चला रहा हूं, आप लिख रहे हो, आप भी मोबाइल चैटिंग कर रहे हो, अपन अलग अलग काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो कार्य अलग अलग है लेकिन समान है, बिल्कुल हड्डियां बिल्कुल सेम है जी। और एग्जांपल, बोगनविलिया और कुकुरबिटा के कांटों और परतानों, ठीक है, कांटे और टेंड्रिल, ठीक है। अब देखो बोगनविलिया के क्या है, कांटे हैं, बोगनविलिया क्या है, कांटे हैं। बोगनविलिया नहीं जानते तो उस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, बोगनविलिया सर्च करके देख लेना, आप सब जानते हो, सब जानते हो, आपने अपनी आम जिंदगी में सबने देखा है यार, ये पौधा जो है सबने देखा है, बोगनविलिया, ठीक है, लाल लाल फूल होते हैं इसके। अब यार इसका एग्जैक्ट हिंदी में नाम क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बोगनविलिया देखा सबने, आपने गूगल पर सर्च करके देख लेना, ठीक है। बोगनविलिया और कुकुरबिटा जो ककड़ी वगैरह होती है ना, इनकी बेल लगती है, ठीक है, बेल लगती है। तो बेल आपने देखा होगा, बेल के आगे क्या होता है, एक पतली सी संरचना होती है जिसको टेंड्रिल बोलते हैं ना, और जैसे ही आप उस बेल को धागे से, उस आगे से जो संरचना निकली, टेंड्रिल निकला हुआ है, उसको धागे के सहारे आप ऊपर की जिस तरह से आप जिस तरफ उसको ले जाना चाहोगे उसी तरह बेल जो है वो चलने लग जाएगी, देखा होगा आपने, ठीक है। वैसे ही यहां पर जो बोगनविलिया है इसके कांटे होते हैं और इसके क्या होते हैं, टेंड्रिल होते हैं,
ठीक है, दोनों के काम अलग अलग है, कांटे चुभते हैं और वो क्या है, वो आगे जाने का काम करती है, टेंड्रिल आगे जाने का काम करती है, लेकिन दोनों के अंदर स्ट्रक्चर दोनों के सेम है यार, स्ट्रक्चर दोनों के सेम है, ठीक है। ऐसे ही कशेरुकीय जो हृदय है और जो मस्तिष्क है इनका सेम होता है लेकिन अलग अलग फंक्शन है इनके, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करें अनुरूपता या फिर समरूप अंग, सजात अंग समझ में आ गए, समजात अंग आपको समझ में आ गए, होमोलोगस ऑर्गन। अब बात करेंगे अपन अनुरूपता समरूप अंग की, एनालोगस ऑर्गन्स की बात। यहां पर क्या है, भिन्न शारीरिक संरचना, ठीक है, मतलब मेरे हाथ और उस जानवर के हाथ अलग अलग है भाई, इस बार अलग अलग है, हाथ अलग अलग है, लेकिन हमारे कार्य एक ही है, हमारे कार्य जो है ना वो एक ही है। इसको ऐसे समझो कि एक पक्षी है, एक चिड़िया है, ठीक है, उसके वो भी उड़ रही है, और एक तितली है वो भी उड़ रही है, तितली भी उड़ रही है और चिड़िया भी उड़ रही है, दोनों काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन चिड़िया के पंख जो है उनकी संरचना अलग है और तितली है उसके पंख की संरचना अलग है। समझ में आ गई, भिन्न संरचना है। यहां पर तितली की पंख की जो संरचना है वो अलग है, चिड़िया के जो पंख हैं उनकी जो पंखों की जो संरचना है वो अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, काम एक ही है। तो यहां पर क्या बोल रहा हूं, जो अनुरूपता है समरूप अंग है ये कौन से होते हैं, भिन्न शारीरिक संरचना होती है। यहां पर क्या थी, शारीरिक संरचना समान थी, ठीक है, समजात के अंदर क्या था, शारीरिक संरचना समान थी, लेकिन जो अनुरूपता है समरूप अंग है उनके अंदर क्या है, भिन्न शारीरिक संरचना है लेकिन समान कार्य है। कार्य क्या है, सम्मान है, ठीक है, कार्य एक ही है। चिड़िया है, दोनों क्या है, चिड़िया और तितली दोनों उड़ने का काम कर रही है, कार्य तो एक ही है लेकिन उनके पंख जो है वो अलग अलग हैं। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट तो समझ में आ गया था हमें, डाइवर्जेंट तो हमें समझ में आ गया था कि एक ही क्या है, उनका पूर्वज एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग में बदल गए। लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको। ये क्या है, ये तितली है जी, ये क्या है, तितली है, और ये क्या है, पक्षी है, ठीक है, चिड़िया लिख देता हूं, चिड़िया ज्यादा सही रहेगी, चिड़िया है, चिड़िया, ये तितली है और ये चिड़िया है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों का काम क्या है, उड़ने का काम है जी, दोनों का काम क्या है, उड़ने का काम है, ठीक है, दोनों हैं अलग अलग लेकिन किन्हीं कारणों से या फिर, ठीक है, या फिर जो इनका एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, ठीक है, उसके हिसाब से दोनों क्या करने लगी, उड़ने लग गई। अब उड़ने लग गई तो दोनों का काम एक ही हो गया, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट, ठीक है, एक ही जगह से स्टार्ट होके ऐसे फैल जाएंगे, डाइवर्जेंट, ठीक है, और अलग अलग जगह से आके एक जगह पर आ जाएंगे, वो कन्वर्जेंट। एक जगह से फैल जाएंगे डाइवर्जेंट और अलग अलग जगह से आके एक जगह पर आ जाएंगे, क्या, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये तितली अलग चीज है, चिड़िया अलग चीज है, दोनों उड़ने का काम करने लग गई, तो क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आ गई, चलो फिर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यार, एग्जाम्पल की। तो वही पक्षी एवं तितलियों के पंख, पक्षी और तितलियों के पंख जो है वो दिखने में, मतलब उनकी जो अंग है वो अलग अलग होते हैं, शारीरिक रूप से अंग अलग अलग होते हैं लेकिन उनका कार्य जो है वो एक ही है। ऑक्टोपस और स्तनधारियों की जो आंख है, ऑक्टोपस और जो स्तनधारी है उनकी जो आंख है वो भी क्या है, इसकी का एग्जाम्पल है, समरूप का एग्जाम्पल है। फिर बात करें पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, ये इसी का एग्जांपल है। स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ठीक है, ये क्या रूट मॉडिफिकेशन होता है, और पोटैटो आलू ये क्या स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं लेकिन कार्य तो है एक सा ही करते हैं, ठीक है। वैसे ही बात करें स्टिंग ऑफ हनी बी, ठीक है, हनी बी जो क्या मधुमक्खी का जो डंक लगता है ना, काटती है जिसको, है ना, जिसे काटते हो एकदम से करते हैं ना, हनी बी, ठीक है, हनी बी मधुमक्खी का स्टिंग, ठीक है, जो डंक बोलते हैं जिसको, है ना। और स्कॉर्पियन जो क्या होता है वो, यार क्या बोलते हैं इसको, मेरे को, बिच्छू, हाँ, बिच्छू और जो मधुमक्खी है, ये दोनों का डंक जो है, दोनों का काम क्या है, डंक मारने का काम है, दोनों ही क्या, दोनों का काम क्या है, डंक मारने का काम है। लेकिन 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 दोनों अलग अलग है जी, दोनों अलग अलग है, काम क्या है, डंक मारने का, लेकिन दोनों अलग अलग है। चलो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या साक्ष्य क्या है भाई, शारीरिक साक्ष्य क्या है, यहाँ पर क्या है, अपने को सम्मान दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सम्मान, इनके क्या शारीरिक संरचना सम्मान है, मतलब कहीं ना कहीं इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे और इवोल्यूशन से ये आए हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो समरूप अंग, ठीक है, इनकी संरचना अलग अलग है लेकिन ये क्या है, लेकिन क्या है, परिस्थितियां ऐसी हुई कि एक ही काम करने लगे, अब तितली की संरचना अलग है यार, चिड़िया की संरचना अलग है लेकिन उड़ने का काम कर रही है ना, ठीक है, तो ये भी क्या इवोल्यूशन है। फिर बात करें तीसरा जो एविडेंस है वो क्या है, विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन,
विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन। ये बात किसने बोली यार? इसमें एक लॉ दिया गया, बायोजेनिक लॉ, एक लॉ दिया गया, बायोजेनिक लॉ। किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने दिया ये थे, ठीक है। ये जो बायोजेनिक लॉ है किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने दिया। और इन्होंने एक बात बोली, क्या बात बोली? ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ये मतलब क्या होता है इसका बताऊंगा अभी। क्या है ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अर्नस्ट हैकेल साहब ने ये बोला कि जितने भी ये जीव है ना, जितने भी ये जीव हैं अपनी भ्रूणीय अवस्था में किस में रहते हैं? ये समान दिखते हैं सारे, चाहे वो मछली का भ्रूण हो, चाहे वो इंसान का भ्रूण हो, सारे के सारे क्या दिखेंगे? समान दिखेंगे। ऐसा इन्होंने बोला। अर्नस्ट हैकेल साहब ने क्या बोला कि चाहे वो मछली का भ्रूण हो, चाहे वो कछुए का भ्रूण हो, चाहे वो इंसान का भ्रूण हो, जब भ्रूण अवस्था में रहेंगे तो बिल्कुल सेम दिखेंगे। ऐसा बोला अर्नस्ट हैकेल साहब ने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अर्नस्ट हैकेल के अकॉर्डिंग कि सबके भ्रूण समान दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, इनके पूर्वज एक ही रहा होगा, एक ही चीज से क्या है ये इवोल्यूशन हुआ, इनका विकास हुआ, तभी तो भ्रूण समान है। भाई मछली का भ्रूण भी समान दिख रहा है और क्या इंसान का भ्रूण भी समान दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पूर्वज जो है वो एक रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक प्रूफ था, ठीक है। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, ये यहां पर लिख भी रखा है, सभी कशेरुकी जीव, ठीक है, वर्टिब्रेट्स भ्रूण अवस्था में समान दिखेंगे, ठीक है। जितने भी कशेरुकी जो जीव है वो क्या है? भ्रूण अवस्था में समान दिखेंगे। ऐसा इन्होंने बोला बायोजेनिक लॉ के अंदर अर्नस्ट हैकेल ने। लेकिन फिर इसको डिसअप्रूव कर दिया गया, इस लॉ को क्या है? डिसअप्रूव कर दिया गया। किसने किया? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने डिसअप्रूव कर दिया इस लॉ को, ठीक है, कि भैया ऐसी तो कोई बात नहीं होती। चलो फिर बात करें चौथा एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये क्या है भाई? ये सबूत, कुछ प्रूफ जो है, कुछ साक्ष्य कहां से आए हैं? बायोकेमिस्ट्री से आए हैं। कैसे आए हैं? कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं यार, कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो वर्टिब्रेट्स के अंदर, मतलब कशेरुकी जो है उनके अंदर भी है और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो, कुछ प्रोटीन्स, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो सभी जीवों के अंदर एक जैसे पाए जाते हैं, सभी जीवों के अंदर समान है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सभी जो जीव हैं उनका पूर्वज यार एक ही है, उनका पूर्वज एक ही है। तभी तो कुछ ना कुछ प्रोटीन जो है, कुछ ना कुछ प्रोटीन और कुछ ना कुछ केमिकल ऐसे हैं जो सभी जीवों के अंदर पाए जाते हैं, तभी तो उनके पूर्वज क्या है? एक ही रहा होगा। तो ये भी क्या है? एविडेंस है कि भाई एक ही पूर्वज से सारे बने हैं, एक ही पूर्वज से विकास होके थ्रू क्या है सारे बने, इवोल्यूशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। तो इनके इसके क्या है? सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन। सारे जो जीवों के अंदर कुछ प्रोटीन्स, कुछ जीन ऐसे हैं जो सेम हैं। जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये प्रेजेंट इन ऑल इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। जितने भी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट हैं सबके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है भाई, सबके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम है। आप में भी है, मेरे में भी है, ठीक है, सारे जीवों के अंदर है। जितने भी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है सबके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम है। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनका पूर्वज एक ही है, इनका पूर्वज तो एक ही है। फिर क्या है? पेप्सिन एंजाइम। ये जो पेप्सिन एंजाइम है, जितने भी वर्टिब्रेट है, जितने भी वर्टिब्रेट है सबके अंदर आपको पेप्सिन एंजाइम दिखेगा। मतलब पूर्वज तो कहीं ना कहीं तो एक ही रहा होगा इनका। तो ये क्या है? कुछ एविडेंस थे, कुछ प्रूफ थे, कुछ साक्ष्य थे, कुछ सबूत थे जिनसे ये पता लगता है कि एवोल्यूशन जो है वो सच्ची घटना है, एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब ये देखो भाई, औद्योगिकरण से पहले और औद्योगिकरण के बाद क्या डिफरेंस है वो देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो ये तो कंफर्म हो गया कि इवोल्यूशन होता है, सबको सबूत बांट दिए भाई, ये लो सबूत मांगे लोगों ने, सबूत भी दे दिए साइंटिस्टों ने, ठीक है। अब ये बात देखो, औद्योगिकरण से पहले और औद्योगिकरण के बाद। ये देखो औद्योगिकरण से पहले का मतलब टाइम कब का है? 1850 का टाइम है ये, ठीक है। तब इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ? श्वेत पंख वाले जो स्लब की जो संख्या है वो काले पंख वाले स्लब से ज्यादा थी, ठीक है। जो श्वेत पंख वाले, जो सफेद कलर के जो पंख जिनके थे, ऐसे स्लब जिनके पंखों का रंग कैसा था? सफेद था, उनकी संख्या ज्यादा थी। और ऐसे स्लब जिनके पंखों की संख्या काली थी, जिनके पंखों का रंग काला था, उनकी संख्या कम थी। वापस बोलूं, थोड़ा सा इधर उधर हो गई जी। चलो, ऐसे स्लब जिनके पंख सफेद कलर के थे उनकी संख्या ज्यादा थी, और ऐसे स्लब जिनके पंखों का रंग काला था उनकी संख्या कम थी। कब की बात है ये? 1850 की बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात है। तो ऐसा हुआ क्यों यार? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पर कोई इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, उस टाइम पर। तो क्या हुआ? ये जो
पेड़ जो ये जो है सलब कहाँ रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, पेड़ की जो छाल है उस पर रहते हैं। तो पेड़ जो है वो पेड़ों का रंग कैसा था, सफेद कलर की छाल थी, उनकी छाल कैसी थी, सफेद रंग की थी। ठीक है, तो ये जो है ये सफेद रंग वाली स्लब है और ये काले रंग वाली स्लब है। ठीक है, काले रंग के जो पंख है वो वाली स्लब है। तो पेड़ की जो छाल है, पेड़ की जो छाल है वो कैसे रंग की थी, सफेद रंग की थी। तो जैसे ही कोई शिकारी आता, शिकारी मतलब जो स्लब को खाता है, जो स्लब को खाता है कोई भी जानवर होगा, क्योंकि इनका कोई भी शिकारी आया तो उसको यार ये दिखती नहीं थी, सफेद वाली तो दिखती नहीं थी उनको। क्यों नहीं दिखती थी, क्योंकि जो पेड़ है ना, जो पेड़ है उसकी छाल जो है उसका रंग भी सफेद और इसका रंग भी सफेद, तो ये तो गायब हो जाती, उसके अंदर उसको दिखती नहीं। ठीक है, सफेद सफेद के अंदर मिक्स हो जाती, सारा सफेद सफेद के अंदर मिक्स हो जाती। ठीक है, लेकिन ये जो छाल है इसका रंग सफेद था और इसका बेचारे का रंग काला था, तो काले के अंदर सफेद, सफेद के अंदर काला तो बढ़िया दिखता है, सफेद के अंदर काला तो बढ़िया दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो मैं इस पर मैं ये देखो इसको मैं कलर करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। ये जो व्हाइट कलर की, इस पर मैं व्हाइट का रंग करूंगा ना, आपको नहीं दिखेगा कि व्हाइट किया भी मैंने, व्हाइट रंग किया इस पर मैंने, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि व्हाइट पर व्हाइट नहीं दिखता। तो उस टाइम पर ये जो पेड़ का रंग था ना, ये कैसा था, व्हाइट था। तो ये व्हाइट कलर वाली जो थी ये उसमें छुप जाती थी। तो जो कोई आता, शिकारी आता, मतलब इनको खाने वाला कोई जानवर आता, तो उसको ये वाली तो दिखती नहीं थी, ये वाली दिखती नहीं थी, ये वाली दिख जाती थी, ये वाली दिख जाती थी, तो इसको खा जाते थे, इसको खा जाते थे, काले रंग वाली को खा जाते थे। इस वजह से काले रंग वाली जो स्लब है इनकी संख्या कम हो गई यार, क्योंकि ये बेचारी दिख जाती थी और ये दिखती नहीं थी, इसलिए इनकी संख्या कम थी। कब, औद्योगिकरण से पहले, औद्योगिकरण से पहले। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर का एक टाइम आता है। ठीक है, हर इंसान का एक टाइम आता है। ठीक है, इंसान तो नहीं है, जानवर है। ठीक है, तो वो टाइम आ गया इनका। कब आया वो टाइम, औद्योगिकरण के बाद में, जब इंडस्ट्रीज लग गई, बहुत सारे उद्योग लग गए, तो क्या हुआ, धुआं निकला, उनसे पोल्यूशन निकला। ठीक है, और इनके मजे हो गए, क्योंकि काले रंग वाली जो स्लब थी इनके हो गए मजे। मजे कैसे हुए, 1920 की बात है, 1920 की बात है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई, इंडस्ट्री लग गई, उनसे पोल्यूशन आया, धुआं निकला। पोल्यूशन से क्या हुआ, ये जो पेड़ की जो छाल थी वो सफेद से कैसी हो गई, काली हो गई। सफेद से कैसी हो गई, काली हो गई। अब काली हो गई तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो काले रंग वाली जो है ना स्लब है ना, काले रंग वाली जो स्लब है वो तो उस काले रंग के अंदर छुप गई भाई। ठीक है, जो छाल काली हो गई पेड़ की, अब ये वाली जो स्लब है वो तो छुप गई। ठीक है, और ये वाली दिख रही है भाई, काले के अंदर सफेद तो पूरा दिखेगा। ठीक है, तो ये तो पूरी पूरी दिख रही है, ये तो पूरी पूरी दिखने लग गई और ये छुप गई इस बार। अब कोई इनका कोई खाने वाला, इनको खाने वाला कोई जानवर आया, और वो जानवर जैसे ही आया तो उसको ये वाली तो दिखी नहीं, ये वाली तो छुप गई उस छाल के अंदर। ठीक है, उसके रंग में मिल गई। ठीक है, और ये वाली पूरी पूरी दिख रही है इस बार। तो इस बार वो इसको खाने लग गया भाई, इनको खाने लगा है, सफेद वालियों को पकड़ पकड़ के खाने लग गया। तो अब क्या हुआ, जब औद्योगिकरण आ गया उसके बाद में उल्टा हो गया। जो यहां पर था ना कि सफेद रंग वाली जो स्लब है उनकी संख्या ज्यादा थी, काले रंग वाले की कम थी, वो सीन यहां पर चेंज हो गया। काले पंख वाले जो स्लब है उनकी संख्या श्वेत पंख वाले स्लब से अधिक हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो फिर आगे बात करेंगे मानव उद्भवी क्रियाओं का विकास, द्वारा विकास है ना, मानव उद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास। ठीक है, चलो इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। क्या हुआ इसके अंदर, क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ही चाह रहा है कि अपन इंसान अलग अलग क्रिया करता है। ठीक है, काम करता है, उन्हीं क्रियाओं की वजह से इवोल्यूशन होता है। आज के टाइम पर कैसे इवोल्यूशन होता है उसका एग्जांपल दिया है। ठीक है, उनसे भी कुछ इवोल्यूशन होता है, उन्हीं से नहीं, उनसे भी कुछ इवोल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं इनकी बात एग्जांपल करते हैं। कोई खेत है, उसके अंदर अपन क्या डाला, कीटनाशक, पेस्टिसाइड। ठीक है, वीडीसाइड। ठीक है, ये अपन ने डाले। ठीक है, शाकनाशक ये अपन ने डाले। ठीक है, वीडीसाइड और पेस्टिसाइड ये अपन ने डाले, दवाइयां डाली अपन ने, और अत्यधिक मात्रा में अपन ने डाल दी वो दवाइयां अपन ने क्या डाली, ये जो केमिकल्स अपन ने अत्यधिक मात्रा में डाले। तो जब अत्यधिक मात्रा में डालेंगे ना तो कुछ वेराइटीज ऐसी होंगी, अपन बहुत सारा कीटनाशक डालेंगे, बहुत सारा कीटनाशक डालते जा रहे हैं, कुछ कीट ऐसे निकल जाएंगे उसमें जो क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिनमें उनमें क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, उस कीटनाशक के प्रति क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा उसमें। ठीक है, अपन बहुत सारा क्या कीटनाशक प्रयोग में ले रहे हैं, तो कुछ कीट ऐसे निकल जाएंगे, कुछ कीट की किस्में ऐसे निकल जाएंगी जो क्या हो जाएंगी, प्रतिरोध शो करने लग जाएंगी। किसके खिलाफ है, आपका जो कीटनाशक है उसके खिलाफ। तो फिर आप कितना ही कीटनाशक डाल लो,
उन जो किस्म, जो नई किस्म बन गई ना, जिनके अंदर प्रतिरोध आ गया है, अब उन पर कोई असर नहीं होगा, उन पर कोई असर नहीं होगा। दिखाता हूं आपको, ये कीट है, ये क्या है, कीट है। आपने क्या डाला, आप डाल रहे हो इसमें, क्या डाल रहे हो, कीटनाशक डाल रहे हो, ठीक है, आपने बहुत सारा कीटनाशक डाला। अब इनमें से कुछ वैरायटी ऐसी बन जाएंगी जिनको कीटनाशक से कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, उनको कीटनाशक से कोई असर नहीं पड़ता, वो रेजिस्टेंस हो गई। अब इस पर आप कितना ही डाल दो यार, कितना ही कीटनाशक डाल दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गई। अब रेजिस्टेंस होगी तो ये रेजिस्टेंस होना ही क्या, इवोल्यूशन हो गया भाई। पहले ऐसी थी, अब क्या होगा, इनके अंदर इवोल्यूशन हो गया, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन है, ठीक है। तो देखो कि शाकनाशक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो क्या प्रतिरोध किस्मों का चयन होगा, ठीक है, जो प्रतिरोध किस्में हैं उनका चयन हो जाएगा। चलो फिर आगे बात करेंगे पर अनुकूली विकिरण की बात करेंगे, अनुकूली विकिरण, ठीक है। क्या होता है अनुकूली विकिरण, थोड़ी सी गर्मी चल गई भाई। अनुकूली विकिरण, डार्विन को सब जानते हो, डार्विन को सब जानते हो। डार्विन कहाँ के, इंग्लैंड के हैं डार्विन, है ना। डार्विन, देखो नाम तो है साइंटिस्ट का, नाम तो है ही, और साइंटिस्ट ये जो बड़े लोग होते हैं इनको ट्रिप वगैरह मिलती रहती है ना, इनको ट्रिप का मतलब घुमाई पर बढ़िया, सरकार के खर्चे पर बढ़िया घुमाई करते हैं ना। तो इनको क्या है, मौका मिला भाई, सरकार ने कहा, जो इंग्लैंड की सरकार है उन्होंने कहा कि भैया डार्विन आप जाओ, ठीक है, सरकार आपको स्पॉन्सर करेगी, ठीक है, जितना भी आप घूमने में जितना भी खर्चा होगा वो सारा सरकार का होगा, आप बढ़िया घूमो और कुछ अच्छी सी डिस्कवरी करके लेके आओ, ठीक है, कुछ अच्छी सी बात लेके आओ। अब देखो घूमने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा, है ना। अब मेरे को कोई कह दे कि भाई तेरे को घूमना है ना, तो घूमना है, मेरे को बोलते कि मेरा देखी हुई है ना उस जगह पे मेरे को फ्री में घुमा दे, तो मैं चला जाऊँगा, चला ही जाऊँगा ना। हाँ, सारा खर्चा कोई दूसरा दे रहा होगा तो चला ही जाएगा, कहीं चला जाएगा इंसान। तो बस डार्विन भाई बोले ठीक है चले जाएंगे। तो इनको एक तो दे दी जहाज, सरकार ने क्या दे दी, एक तो जहाज दे दी इनको, जहाज पानी में चलने वाली, ठीक है, जहाज दे दी, उसका नाम क्या था, HMS बीगल। इनको एक तो जहाज दे दी, शिप दे दी इनको, बोला इनमें आपको घूमना है, और बोला 3-4 साल आप घूम के आ जाओ। अब फ्री में पैसे खुद के लग रहे हो तो इंसान 2 साल में वापस ना आ जाए, ठीक है, 2 साल के 1 साल में आ जाए वापस, है ना। लेकिन पैसे सरकार के लग रहे हैं यार, अपने क्या दिक्कत है, ठीक है, तो बढ़िया घूम के आएंगे। तो ये गए, 1831 की बात है, डार्विन गए, डार्विन भाई साहब गए, और 1 मिनट, डार्विन भाई साहब गए और 5 साल तक नहीं आए, 5 साल तक घूमते रहे, ठीक है, 5 साल तक घूमते रहे, खुद के पैसे थोड़ा लग रहे थे, सरकार के लग रहे थे, तो 5 साल तक घूमते रहे। घूमते घूमते इन्होंने देखा, समुद्री रास्ते से जा रहे थे, इन्होंने देखा कुछ टापू दिखे इनको, कुछ टापू दिखे, कुछ आइलैंड दिखे, कुछ द्वीप दिखे इनको। अब इन्होंने वो द्वीप देख लिए, वो द्वीप कौन सा था, गेलापागो आइलैंड था, वो कौन सा था, गेलापागो आइलैंड। वो लगभग 22 टापू थे वहां पर, है ना, 22 आइलैंड थे वहां पर। वो वहां पर देखा उन्होंने, ठीक है यार टापू है, तो वहां पर रुक गए, टापुओं पर रुक गए, थोड़े दिन द्वीप पर रुक गए। इन्होंने देखा वहां पर कि अब देखो आप और मैं घूमने जाएंगे तो बढ़िया चिल मारेंगे वहां पर, है ना, लेकिन अब ये थोड़ा साइंटिस्ट दिमाग तो है ना, तो ये गए वहां पर और इन्होंने किसी को देखा, चिड़ियाओं को देखा वहां पर, ठीक है, सरकार का इतना खर्चा लगा के चिड़िया को देख रहे हैं, ठीक है, तभी तो आज एनसीईआरटी में आ रहे हैं ना। अपन होते तो अपन तो अलग ही काम करते हैं ना, कुछ भी करते हैं वहां पर, लेकिन ये तो साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने चिड़िया देखी वहां पर, क्या देखी, चिड़िया को देखा। अब यार चिड़िया को देखा तो इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि ये जो चिड़िया है सारी एक ही किस्म की, एक ही वेराइटी की है, अलग अलग प्रजाति की नहीं है, एक ही प्रजाति की सारी चिड़िया है, लेकिन यार इनकी चोंच अलग अलग है, ठीक है। अगर मान लो प्रजाति अलग अलग हो, चिड़िया की प्रजाति अलग अलग हो, तब तो समझ में आता है कि भाई चोंच अलग अलग हो सकती है क्योंकि प्रजाति अलग अलग है, लेकिन चिड़िया जो है उनकी प्रजाति एक ही है लेकिन उनकी चोंच अलग अलग है। यार ये सीन क्या है, ये सीन क्या है, कुछ की चोंच लंबी है, कुछ की चोंच छोटी है, ये कैसे हुआ भाई। अगर चिड़िया की प्रजाति अलग अलग होती तो समझ में आता, लेकिन चिड़िया की प्रजाति तो यार सेम है दिख रही है, लेकिन इनकी चोंच अलग अलग क्यों है। तो इन्होंने फिर सोचा यार ये कैसे हुआ होगा, ठीक है, तो इसी की बात करेंगे, है ना। तो डार्विन भाई साहब गए, कहानी समझ में आ गई, कैसे गए वो समझ में आ गया। डार्विन भाई साहब गए गेलापागो आइलैंड पर, किसकी मदद से, HMS बीगल पर बैठ गए ना, HMS बीगल, HMS बीगल, ठीक है, HMS बीगल पर गए, गेलापागो आइलैंड पर गए, ठीक है ना। गेलापागो आइलैंड पर इन्होंने क्या देखा, चिड़िया की चोंच देखी, इन्होंने क्या देखी, चिड़िया की चोंच देखी। अब चिड़िया जो है ना,
वो बनी हुई किसके लिए थी? वो चिड़िया की जो चोंच है वो बनी हुई थी बीजों को खाने के लिए। जो बीज भक्षी थी वो चिड़िया कैसी थी? बीज भक्षी थी, है ना, मतलब बीज खाती थी वो। जब स्टार्टिंग में वो चिड़िया आई थी तब वो बीज ही खाती थी, लेकिन उस चिड़िया के अंदर क्या हुआ, कुछ अलग अलग चेंजेस हुए, वहां के वातावरण के अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे, उस वजह से वो चिड़िया क्या कर लिया अपने, उसने अपनी चोंच को कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। चिड़िया की जो चोंच बनी हुई थी वो बनी थी किसके लिए? बीज खाने के लिए। लेकिन देखो आइलैंड पर उस जगह पर कुछ ऐसे चेंजेस आए होंगे, या तो बीज खत्म हो गए होंगे, तो खाना पूरा करने के लिए उनको कीड़े मकोड़े भी खाने पड़ गए, ठीक है, फल भी खाने पड़ गए, तो अलग अलग चीजें उनको खानी पड़ी। उस वजह से क्या है, उनकी चोंच जो है ना वो क्या है, अलग अलग हो गई यार। उनकी चोंच जो है वो अलग अलग हो गई, ठीक है, चिड़िया की चोंच जो है वो अलग अलग हो गई। जो कीट खा रही हैं, जो कीड़े खा रही हैं, उनकी चोंच अलग है, जो फल खा रही हैं उनकी चोंच अलग है। तो यहां से देखो डार्विन ने चिड़िया की चोंच में विविधता पाई। डार्विन ने क्या पाया कि चिड़िया की जो चोंच है उसके अंदर विविधता है यार, एक जैसी चोंच सबकी नहीं है, ठीक है। इन चिड़िया को डार्विन फिंचेस कहा गया। बाद में इन जो चिड़िया उन्होंने देखी थी, डार्विन ने जो चिड़िया देखी थी उनको क्या नाम दिया गया? डार्विन फिंचेस नाम दिया गया था। समझ में आ गई बात? डार्विन फिंचेस क्या है? चिड़िया है, ठीक है, जो डार्विन ने देखी थी, गैलापागो आइलैंड पर देखी थी, और उन चिड़ियाओं को नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है भाई? ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है, अडेप्टिव रेडिएशन, इसका एग्जाम्पल क्या है? डार्विन फिंचेस और शिशुधानी प्राणी। अभी बात करेंगे शिशुधानी प्राणी की भी, ठीक है। डार्विन फिंचेस और शिशुधानी प्राणी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बोलेंगे इनको, शिशुधानी प्राणी, ठीक है। अब ये एडेप्टिव रेडिएशन है क्या? गैलापागोस आइलैंड वो समझ में आ गया आपको, डार्विन की बातें समझ में आ गई। अब ये है क्या? देखो इससे समझ में आ जाएगा। हाँ बना रखा मैंने यहाँ पर। ये जो स्टार्टिंग में जो चिड़िया थी वो कैसी थी? सीड ईटिंग थी भाई। कैसी थी? सीड ईटिंग, मतलब बीज खाती थी। वो क्या खाती थी? बीज खाती थी। पीछे तो नहीं जा रहा ना, चलो। सीड ईटिंग थी ये, ठीक है, कैसे थे? बीज खाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, मान लो बीज खत्म हो गए होंगे यार, बीज खत्म हो गए होंगे तो कुछ क्या खाने लगी, या फिर उनका टेस्ट बढ़िया नहीं आ रहा, टेस्ट चेंज करने के लिए क्या खाया उन्होंने? इंसेक्ट खाने लगी। कुछ क्या खाने लगी? इंसेक्ट ईटिंग हो गई। सीड ईटिंग से क्या बन गई? वो इंसेक्ट ईटिंग बन गई थी। वो कैसी थी? बीज खाने वाली थी, लेकिन वो फिर वो क्या बन गई? कीड़े मकोड़े खाने लग गई, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े खाने लग गई, ठीक है, वो क्या हो गई? उनकी चोंच अलग हो गई। कुछ क्या हुई? फ्रूट ईटिंग बन गई, ठीक है। कुछ क्या खाने लगी? फल खाने लग गई, ठीक है। उसको बीज खाने में ना मजा नहीं आ रहा, फ्रूट खाने लग गई, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रूट खाने वाली में डेवलप हो गई। कुछ क्या है? कैक्टस खाने लग गई, ठीक है, अलग अलग चीजें खाने लगी। तो यहां पर देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बताया था। डाइवर्जेंट का मतलब, कन्वर्जेंट मतलब, ठीक है, बताया था मैं आपको कि एक ही जगह से अलग अलग चीजें चेंज हो रही हैं, अलग अलग चीजों में चेंज हो रहा है, ठीक है। एक ही चीज है, मेन चीज एक ही है, ठीक है, उससे अलग अलग चीजें बन रही है, वो क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अलग अलग चीजों से एक ही चीज बन रही है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है। तो यहां से देखो सीड ईटिंग थे, सारे क्या थे? सीड ईटिंग थे। ये सबसे पहले क्या थी? सारी चिड़िया कैसे थी? सीड ईटिंग थी, बीज ही खाती थी। लेकिन अब क्या है? अलग अलग हो गई। कुछ फ्रूट ईटिंग में बन गई, कुछ इंसेक्ट ईटिंग में बन गई, कुछ क्या है? कैक्टस। तो सीड ईटिंग से क्या है? कुछ फ्रूट ईटिंग, अलग अलग चीजों में बदल रही है। मतलब क्या है? डाइवर्जेंट है। ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है। यहां पर देखो, इसी को क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन, या फिर अनुकूली विकिरण। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि भैया एक ही चीज था, उसी से क्या रेडिएशन होकर विकिरण से क्या बन गई? अलग अलग चीजें बन गई, ठीक है। मतलब अडेप्शन के लिए, अनुकूल के लिए ना, अपने अनुकूल के लिए। अब किसी को भाई देखो, किसी के लिए सीड खाना, बीज खाना, किसी के लिए बीज खाना, किसी चिड़िया के लिए बीज खाना उसके लिए अनुकूल नहीं था, तो उसने बीज खाना छोड़ के फल खाना स्टार्ट कर दिया। वो अपने अनुकूल के लिए अडेप्ट हो गई, वो किसके अंदर है? फ्रूट खाने वाली बन गई वो, ठीक है। तो ये क्या? अनुकूली विकिरण है। यहां पर देखो पहले वो क्या थी? सीड ईटिंग थी, ठीक है। अब उसको सीड में मजा नहीं आ रहा, वो अनुकूल के लिए क्या करने लग गई? खाने लगी, वो कीड़े खाने लग गई। तो यहां पर क्या? यही क्या? अनुकूली विकिरण है। एक ही चीज से अलग अलग चीजें बन रही है, वो क्या? अनुकूली विकिरण, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल क्या था, मैंने आपको बताया था। एक तो डार्विन फिंचेस, ये तो डार्विन फिंचेस का हो गया। शिशुधानी प्राणी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है। अब इसमें देखो, ये पहले सारे के सारे इनके क्या थे? एक ही था भाई। इनका पूर्वज क्या था? वो एक ही था। इनका पूर्वज, इतने सारे जानवर दिख रहे हैं ना आपको, सबका पूर्वज एक ही था, ठीक है। लेकिन इनके जो अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग कारण रहे होंगे कि भाई इनको अलग अलग चीजें करनी होगी अनुकूल के हिसाब से, ठीक है।
ये चीजें चेंज हो गई, ठीक है। ये मार्सुपियल जो है अलग अलग में बदल गई, कोई टाइगर कैट में बदल गया, कोई तास्मेनियन वुल्फ के अंदर बदल गया, कोई शुगर ग्लाइडर के अंदर बदल गया, कोई मार्सुपियल मोल के अंदर, कोई कोला के अंदर, कोई बैंडिकोट के अंदर, कोई बॉम्ब कैट के अंदर, कोई कंगारू के अंदर, कोई मार्सुपियल रेट के अंदर, कोई बैंडेड एंटीएटर के अंदर। तो सब क्या है अलग अलग में बदल गए यार, है ना। थे इनका पूर्वज क्या एक ही था, लेकिन सब क्या है अलग अलग के अंदर चेंज हो गए। किसकी वजह से चेंज हुए कि अलग अलग अडेप्टेशन की वजह से, अलग अलग अनुकूल की वजह से ना। किसी के लिए कोई परिस्थिति अनुकूल थी, किसी के लिए कोई परिस्थिति अनुकूल थी, अपने अलग अलग कार्य करने थे, इसलिए वो चेंज हो गए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है यार यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। चलो फिर आगे चलते हैं। अभिसारी विकास बता चुका हूं आपको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अभिसारी विकास क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मैंने आपको बता दिया कि दो अलग अलग चीजें एक ही चीज में काम आ रही हैं, ठीक है। दो अलग अलग चीजें मिलकर एक ही चीज बनाई, दो अलग अलग चीजें मिलकर एक ही चीज बनाई, वो क्या होती है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास होता है। और एक ही चीज दो अलग अलग चीजें बनाई, वो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको बताया कि एडेप्टिव रेडिएशन होता है, क्या होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। क्यों होता है? देखो यहां पर क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट, ठीक है। एक ही चीज से अलग अलग चीजें बन रही है, एक ही चीज से अलग अलग चीजें बन रही हैं यार, ठीक है। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। और कन्वर्जेंट के अंदर अलग अलग चीजों से एक ही चीज बन जाए, वो क्या था? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अब ध्यान से देखना इसको। एक से अधिक अनुकूली विकिरण, उसी का कॉन्सेप्ट है। अनुकूली विकिरण यहां पर भी आएगा, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना। अनुकूली विकिरण आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है। एक ही चीज से यार अलग अलग चीजें बन जाएंगी, ठीक है। किसी एक क्षेत्र के अंदर, ठीक है, एक ही चीज से, ठीक है, पहले वो एक ही पूर्वज था उसका, और फिर उसी से अलग अलग चीजें जो है इवोल्व होकर अलग अलग चीजें बन गई। तो वो क्या है? अब गैलापागो आइलैंड है, वो कोई एक क्षेत्र है, उसी के अंदर वो चिड़िया थी, उसे कुछ चिड़िया कुछ चोंच लंबी हो गई, कुछ की छोटी हो गई, कुछ मीडियम साइज की हो गई, तो अलग अलग बन गई ना, वो अलग अलग बन गई। तो वो क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण है, ठीक है। अपने अनुकूल के हिसाब से वो उन्होंने चेंज कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो अभिसारी विकास क्या होता है, इसको समझा दूं पहले मैं। ये कोई एक ए है, ठीक है, ये कोई एक ए स्पीसीज है, मान लो प्रजाति है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? एडेप्टिव रेडिएशन होगा, ठीक है। ये कोई बी प्रजाति है, इसके अंदर भी क्या हुआ? एडेप्टिव रेडिएशन होगा, ठीक है। और ये कोई एक ही क्षेत्र के अंदर हो रहा है, किसी एक ही क्षेत्र के अंदर हो रहा है, सारा काम है ना, अलग अलग जगह पर नहीं हो रहा है। दोनों चीजें हुई हैं, ये दोनों रेडिएशन हुए हैं ना, एडेप्टिव रेडिएशन, दोनों एडेप्टिव रेडिएशन है ये, और दोनों क्या है? एक ही जगह पर हुए हैं, दोनों क्या हुए हैं? एक ही जगह पर हुए हैं, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब वहां पर कुछ ऐसे चेंजेस आए होंगे जिनकी वजह से इनको अपने आप को बदलना पड़ा है, ठीक है। तो जो दोनों एक ही जगह पर हुए हैं, लेकिन दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन हुए हैं। अब जब दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन होते हैं ना, दो अलग अलग अनुकूली विकिरण जब होते हैं, तब क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है। समझा नहीं? वापस बताते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने आपको बताया कि अगर एक एडेप्टिव रेडिएशन होगा, अगर एक अनुकूली विकिरण होगा ना, तो वो कैसा था? डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट समझते हो? एक चीज से अलग अलग चीजें बन रही हैं, एक चीज से दो अलग अलग चीजें बन रही हैं, वो क्या भाई? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ये एक चीज थी, सीड ईटिंग वाला हैबिट एक चीज था, इससे कोई फ्रूट ईटिंग बन गया, कोई इंसेक्ट ईटिंग बन गया, कोई कैक्टस ईटिंग बन गया, तो ये क्या? अलग अलग चीजें बन गई, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। एक चीज से अलग अलग चीजें बन गई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई एक क्षेत्र है, कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, और उसके अंदर दो क्या हो रहे हैं? एक नहीं हो रहा है, इस बार दो एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है। ये एक एडेप्टिव रेडिएशन यहां हो रहा है, एक एडेप्टिव रेडिएशन यहां हो रहा है, तो क्या होगा? तो देखो ये जो एडेप्टिव रेडिएशन, इसको देखो, ए वाले को देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या है? ये एक ए पूर्वज था, ये कोई एक ए चीज थी ना, इससे क्या हुआ? ये एक अलग बन गया, 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 ठीक है। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि इस ए से क्या बन गई? अलग अलग चीजें बन गई, ठीक है। यही क्या होता है? एडेप्टिव रेडिएशन। ये क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन। और ये डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि एक चीज से अलग अलग चीजें बन रही है, एक चीज से अलग अलग चीजें बन रही है, तो डाइवर्जेंट है। ऐसे बी को देखो, ये एक चीज थी, इससे क्या अलग अलग चीजें बन गई भाई, अलग अलग चीजें बन गई। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिससे क्या ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, अलग अलग चीजें बनी हैं। लेकिन इसको आप ध्यान से देखो, दोनों को आप साथ में देखो। अब दोनों को अलग अलग देखा आपने, अब दोनों को साथ में देखना, दोनों को साथ में देखना। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आपको बता चुका हूं, दो अलग अलग चीजों से एक चीज बन जाए, दो अलग अलग चीजों से एक चीज बन जाए, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। वापस बोल रहा हूं मैं, दो अलग अलग चीजों से एक चीज बन जाए, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। और एक चीज से दो अलग अलग चीजें बन जाए, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार मैं वापस लास्ट बोलूंगा, उसके बाद में खत्म करूंगा इसको, है ना।
एक चीज से दो अलग अलग चीजें बन जाए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दो अलग अलग चीजों से एक चीज बन जाए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अभिसारी विकास। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में देखना, दोनों को साथ में देखना। ये ए और बी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई होंगी, ठीक है, ये अपना अडेप्टिव रेडिएशन कर रहा था, अपना अनुकूलीकरण कर रहा था, ये अपना अनुकूलीकरण कर रहा था, लेकिन दोनों एक ही क्षेत्र पर हैं, दोनों एक ही क्षेत्र पर हैं। ठीक है, तो इस वाला ये देखो और इसका ये देखो, दोनों से कुछ बना होगा, बिल्कुल बना होगा भैया, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बना होगा। ये मान लो सी बना है, यहां पर क्या बना है, सी बना है। ठीक है, तो इसने एडेप्टिव रेडिएशन करके क्या बनाया, इसने भी सी जैसा बनाया और इसने भी क्या बनाया, सी जैसा ही बना लिया। दो अलग अलग चीजों से क्या मिलकर एक चीज बन गई, क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया ना। क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अगर मैं सिर्फ बी वाले को देखूं ना, अगर मैं सिर्फ ये बी वाले को देखूं तो क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है भाई। क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि एक चीज से अलग अलग चीजें बन रही हैं। अगर मैं सिर्फ ए वाले को देखूं तो ये भी क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, क्योंकि एक चीज से अलग अलग चीजें बन रही हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को साथ में देखूं ना, तो यार ए से क्या है, ये यहां पर क्या है, सी जैसा कुछ बन रहा है, और बी से भी क्या है, सी जैसा कुछ बन रहा है। दोनों से एक ही चीज बन रही है, दो अलग अलग चीजों से एक ही चीज बन रही है। यहां पर अगर मैं दोनों को साथ में देखूं तो ये क्या था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, अभिसारी विकास है। यही चीजें यहां पर लिख रखी हैं कि एक से अधिक अनुकूली विकिरण दो हो रहे हैं, दो अनुकूली विकिरण हो रहे हैं, मतलब क्या, एक से अधिक तो है, सिंपल सी बात है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर क्या हो रहे हैं, एक क्या है, दो अनुकूली विकिरण हो रहे हैं, तो 102 तो है। एक से अधिक अनुकूली विकिरण, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, में प्रकट होते हैं, उसे अभिसारी विकास कहते हैं। ये बात मैं समझा चुका हूं भाई। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, ठीक है, एक से अधिक अनुकूली विकिरण हो, उससे क्या बोलते हैं, अभिसारी विकास बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, शिशुदानी प्राणी, और प्लेसेंटल ममल्स, अपरा स्तनधारी। ठीक है, इसके किसके एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। दोनों के साथ में हो तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, वरना अगर दोनों साथ में नहीं है ना, दोनों अगर ये साथ में नहीं है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, अगर सिर्फ आपको पूछो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या है, अगर आपको ये पूछे कि ये जो शिशुदानी प्राणी है ये किसका एग्जाम्पल है, तो क्या एग्जाम्पल देना, ये दे है शिशुदानी प्राणी, ये है किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कंफ्यूज मत होना यार, बहुत आसान है, एनसीईआरटी में ऐसे ही कर रखा है इसको। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनो वापस, कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, है ना। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको पूछे कि शिशुदानी प्राणी अकेला, शिशुदानी प्राणी किसका एग्जाम्पल है, तो आपको आंसर देना है कि भैया अनुकूली विकिरण डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि एक चीज से अलग अलग चीजें बन रही हैं, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। लेकिन अगर आपको यह पूछ ले कि शिशुधानी प्राणी और अपरा स्तनधारी, प्लेसेंटल ममल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, दोनों साथ में, तब किसके एग्जाम्पल हैं, तब बोल देना भाई अभिसारी विकास के एग्जाम्पल है, तब बोल देना अभिसारी विकास के एग्जाम्पल है। कैसे है वो देखो, इधर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अगर ये प्लेसेंटल ममल, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अगर अलग अलग होते, अगर दोनों को अलग अलग पूछे तो बोल देना यार एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है, ठीक है, अनुकूली विकिरण के एग्जाम्पल। लेकिन अगर दोनों को साथ में पूछ लेना तब बोल देना क्या है, ये अभिसारी विकास के एग्जाम्पल हैं। अब इनको आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेसेंटल ममल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, इसके अंदर मोल है, इसके अंदर क्या है, मार्सुपियल मोल है, इसके अंदर एंटीएटर है, इसके अंदर नंबट एंटीएटर है, इसके अंदर माउस है, इसके अंदर मार्सुपियल माउस बनता है, इसके अंदर लेमर बनता है, इसके अंदर स्पॉटेड कस्कस बनता है, इसके अंदर फ्लाइंग स्क्विरल बनती है, इसके अंदर फ्लाइंग फ्लेंजर बनता है, इसके अंदर बॉब कैट बनता है, इसके तास्मेनियन कैट, टाइगर कैट बनती है, इसके अंदर क्या बनता है, वोल्फ, इसके अंदर तास्मेनियन वोल्फ। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये आपका क्या होमवर्क है बाबू, क्या है होमवर्क, जितने भी एग्जाम्पल आज करवाए हैं मैंने वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लिख के याद करके भेज देना ग्रुप के अंदर, इच्छा हो तो, वरना कोई ये वाले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये तो उसके अंदर आ ही जाएंगे ना, ये वाले कर लेना, इसके अंदर आ जाएंगे, ये वाले कर लेना है ना, और ये डार्विन फिंचेस वाले कर लेना, दो एग्जाम्पल। ठीक है, बस इतना ही है यार, कुछ है नहीं खास, और ये दो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इनके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो याद रखना है ना। चलो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही, इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, समझ में आया नहीं आया वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर दूंगा मैं, है ना, अगले लेक्चर में थोड़ा बता दूंगा। तो समझ में आया नहीं आया वो जरूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट करके बताया आज, है ना, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती है वहाँ टाइम लगा के पढ़ाता हूँ ना। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देखो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।